नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन एजुकेशन सपोर्ट के लिए। इसके अंदर हम लोग का ये थर्मल सेक्शंस का आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और जीरोथ लॉ के बारे में, और जो ये मेनली एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ही डील करेगा। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्वेश्चंस करना एक मेन चीज़ है। और ये जो हमारा वीडियो है ये मैकेनिकल के जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ये ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर जो 6 टेस्ट था, थर्मल का 3rd टेस्ट, ये उसके क्वेश्चंस को हम लोग ने बेसिकली डील किया है। सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई आईईएस और गेट के हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी मतलब पीएसयूज के हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास मेनली हमारे पास वैसे तो प्रोसेस बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन है वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं? आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट एनर्जी कांस्टेंट। ये 4 मेन प्रोसेस हैं। इसके बाद कौन सी है? एक पॉलीट्रॉपिक, मींस पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट वेयर एन वेरी बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेके गामा के बीच में होगा, ठीक है ना। तो एन 1 के बराबर होगा और ना ही गामा के बराबर। याद रखना, इक्वल टू नहीं रहेगा यहाँ पे। जब इक्वल टू हो गया तो वो आइसोथर्मल, और गामा हो गया तो एडियाबैटिक हो जाएगा। इनके अलावा और भी प्रोसेस हैं, जैसा कुछ जब स्पेशल केस मतलब अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसे हम लोग आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी भी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस आती है हमारे पास यहाँ पे, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मीन्स एंथैल्पी इज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी थ्रोटलिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारी एक तरह की आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ठीक। जीरोथ लॉ के बारे में बात करें, अगर 3 बॉडी हैं, ये सभी जानते हैं, ए बी और सी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो। तो अगर बॉडी ए और बी इक्विलिब्रियम में है, मीन्स टी ए बराबर टी बी, बॉडी बी और बॉडी सी इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी बराबर टी सी, तो ये तो मैथमेटिकल सिंपल कहता है, अगर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और सी हैज़ टू बी सेम, तो टी इज इक्वल टू टी सी। यही हमारा लॉ है। और जितने भी हमारे थर्मामीटर्स हैं वो ज़्यादातर इसी पे ही बनते हैं। कुछ एक दो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे भी बनते हैं, लेकिन जो मेन हमारे थर्मामीटर्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जीरोथ लॉ पे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइंस। जीरोथ लॉ डिफाइन करता है टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेजर कौन करता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर किस पे बेस्ड है? जीरोथ लॉ। अभी पीछे बात किया ना, अब चाहे याद कर लीजिए। जीरोथ लॉ मतलब टेम्परेचर को डिफाइन किया है। फर्स्ट लॉ ने इंटरनल एनर्जी को यू, और सेकेंड लॉ ने डिफाइंड किया है एंट्रोपी यानी एस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, पहली बात जो दिया है आप लिखते चलो। क्या दिया भाई? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहा था बॉयल्स साहब ने। इफ प्रेशर इंक्रीज बाई 1%, प्रेशर 1% बढ़ा है, परसेंटेज की फॉर्म में हिंट लेना ज़्यादा आसान रहता है। द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये बताना है कि परसेंटेज अगर प्रेशर का बढ़ा है तो वॉल्यूम कितना घटेगा। देखो, प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम घटेगा, ये तो बॉयल्स साहब ने कहा था, ये उसका न्यूमेरिकल है। जब डेटा थोड़े कम दिए हों तो डेटा एज्यूम करना बेटर रहता है। तो मान लीजिए कि जो P1 है हमारे पास 100, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? V1। अच्छा, बढ़ के कितना हो गया? 1% बढ़ा, 100 का 1% 1, तो नहीं, P2 बढ़ के कितना हो गया? 101%, ठीक है। V2 हो गया, लॉ का यूज़ कर लें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सिंपल सा ये आ गया। V2 इंटू P2 कितना है? 101। V1 कितना है? 100 V1। सो V2 कितना हो गया? 100 V1 बाई
101। तो कितना परसेंट घटा भाई? अच्छा, घटा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि 100/101 है, ये वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू एक से कम हो जाएगी, यानी जो भी V2 की वैल्यू हो वो V1 से कम होगी, इसलिए हम कह रहे हैं घटा। तो कितना घटा? 100/101। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स स्केल का न्यूमेरिकल है। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें हम लोग जो बेसिकली फार्मूले जानते हैं आप लोग, T-T0/T100 ये सभी के लिए इक्वल होगा। वो सब लंबा चौड़ा नहीं याद करो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से याद करो, सॉल्व करो, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, टेम्परेचर दिया है 130 P और -20 P, ये माइनस इधर था। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सॉल्व कर देते हैं कि ये एक स्केल है, यहाँ पे पानी हो गया फ्रीज और यहाँ पे पानी हो रहा है बॉयल। अब ये फिनोमिना तो चल रहा है, अब इसको हम किस टेम्परेचर स्केल में कितना ले रहे हैं ये हमारी मर्जी है। मान लो डिग्री सेंटीग्रेड जब हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज कब होता है? 0 पे, और बॉइलिंग कब होती है? 100 पे। और इसे पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी किसकी? पी स्केल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अगर देखें हम लोग इसके अंदर तो पी स्केल पे ये कितना है? -20, और बॉइलिंग कितने पे हो रही है? 130 P। ठीक है, अब देखो आपका ये सवाल बहुत सिंपल है। आप सिंपल ऐसे सोचो कि ये एक रिलेशन दिया है, एक ये दिया है, मुझे वैल्यू पता करनी है। कैसे करो? आप इसको मान लो x, इसको मान लो y। ठीक है, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो ये हो गया x1, x2, y1, y2, यही हो गया ना। और x हमें पता है और y हमें यहाँ पे पता करना है। बचपन से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन क्लास 9 से पढ़ा हुआ है, कुछ नया फार्मूला भी नहीं याद करना है, सिंपल वही यूज़ करो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? y माइनस y1 कितना है? -20 इक्वल टू y2 माइनस y1 130, y1 -20 मतलब +20 अपॉन x2 100 माइनस x1 0। x माइनस x1, x कितना है? x इज 60, x1 कितना है? x1 इज 0। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिए। y +20 150/100 यानी 1.5 इंटू 60, ये हो गया 90। y विल बी 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। सिंपल आंसर। स्ट्रेट लाइन मान के ही सॉल्व करना है, चाहे डेटा कुछ भी दिया हो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे क्लास में अगर क्वेश्चन हम लोगों ने ओरल करना भी सीखा हुआ है कि हम लोग बिना पेन यूज़ करे सब सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो क्लास किए हैं वो उसी की प्रैक्टिस किया करें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ एंड्स। तो देखिए, अगर आप ये बोलोगे कि एक कोई पॉइंट्स हमने फिक्स कर दिए पीवी कर्व पे, दो एंटीसेट हमने फिक्स कर दी, और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच में जाएंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क डन कितना होगा? आप सभी जानते हैं कि अगर क्लोज सिस्टम है तो एरिया ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, ओपन है तो एरिया ऑन द प्रेशर एक्सिस, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने गैस चेंज कर दी, या जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो पीवी की पावर गामा, जो एक गामा है, अगर वही चेंज हो गया तो क्या होगा? कर्व बदलेगा, कर्व बदलेगा, एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा तो वर्क डन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंड स्टेट ना, वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन, वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन भी आप कह सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, ये तो बिल्कुल नहीं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में होता है फाइंड द मोस्ट करेक्ट आंसर। हो सकता है इससे ज़्यादा सही हो, जो सबसे सही है हमें वो देखना है। अच्छा, एन कब बदलेगा? जब एडियाबैटिक प्रोसेस बदलेगी। तो मेन गवर्निंग फैक्टर कौन हो गया? पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, अगर बी ना होता तो हम सी यूज़ कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स, अगर यहाँ पे एडियाबैटिक इंडेक्स लिखा होता या CP/CL
ये बाई सी वी लिखा होता तो भी ठीक था, तो वो भी एक यहाँ पे फ्लॉ है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आखिर होती क्या है? देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होती है हमारा आइसोथर्मल, पीवी की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल, ठीक है। एक होती है हमारा एडियाबैटिक, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको में ज़रा सा डील कर लें अगर आपस में, तो देखो कितना सिंपल सा हो जाता है पॉलीट्रॉपिक समझना। एडियाबैटिक कह रहा है टी कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डी क्यू हैज़ टू बी डी डब्ल्यू। एडियाबैटिक कह रहा है कि डी क्यू विल बी ज़ीरो, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से होगा हमारा डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि अगर आप इसको देखें तो जो भी आप कंप्रेशन में वर्क कर रहे हैं या जो भी एक्शन में वर्क मिल रहा है वो पूरा पूरा डी क्यू के बराबर है। यानी जो भी एनर्जी इंट्रैक्शन है वो डी क्यू के बराबर कितना 100%। यानी यदि डी क्यू 100% है तो प्रोसेस आइसोथर्मल होगी। जो भी वर्क के फॉर्म में एनर्जी आई पूरी पूरी हमने बाहर निकाल दी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी ही नहीं, ठीक है। यानी 100% ट्रांसफर किया, डी क्यू 100% तो आइसोथर्मल, अगर डी क्यू 0% है तो एडियाबैटिक। तो भाई ने देखो, ना तो हम पूरी एनर्जी कभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो हम पूरी कभी ट्रांसफ़र होने के रोक सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है वो होता है पॉलीट्रॉपिक, पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट। ये कह रहा है बिल्कुल हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये कह रहा है सारी की सारी वर्क वाली एनर्जी हीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच का है कि भाई थोड़ा ट्रांसफ़र कर दो और थोड़ा ट्रांसफ़र मत करो, वही हमारा पॉलीट्रॉपिक है। इसीलिए अब देखो तो जो n की वैल्यू होती है ना वो भी 1 और गामा के बीच में होती है। ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, n कैन नॉट बी गामा, n कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, वो तो आइसोथर्मल में होता है। एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं, वो तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में होता है। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट नहीं, वो तो आइसेंथैल्पिक में होता है। सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर डी की कुछ हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि पूरी पूरी होगी आइसोथर्मल, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं होगी तो एडियाबैटिक, कुछ होगी तो कौन सा है ये हमारे पास, पॉलीट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू, तो देखो हम सभी जानते हैं वर्क डन, जब तक सिस्टम ओपन नहीं बोला जाएगा हम बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज मान के ही चलेंगे, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। पी कांस्टेंट है तो पी बाहर आ गया, फ्रॉम लिमिट 1 to 2 तो हो जाएगा V2 माइनस V1, तो P V2 माइनस V1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर of a fixed mass of a gas, an ideal gas changes from delta P and its volume V changes by delta V. The value of delta V by V is, डेल्टा मतलब देखो सीधे डिफ्रेंशिएट करके मामला ख़त्म करो। हम लोग जानते हैं एडियाबैटिक मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा वगैरह दिखाई दिया तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा पी डी वी की पावर गामा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस वी की पावर गामा डी पी बराबर डी ऑफ सी, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा गामा वी गामा माइनस 1 इंटू पी डी वी प्लस वी गामा डी पी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो अगर इसको वी की पावर गामा माइनस 1 कर दें तो ये भी वी की पावर गामा बाई वी हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये गामा वी पावर गामा बाई वी पी डी वी प्लस वी पावर गामा डी पी बराबर ज़ीरो। तो देखो ये ख़त्म, क्या बचा हमारे पास, केवल ये बचा है गामा बाई वी पी डी वी
बराबर माइनस डी पी। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो डेल्टा वी बाई वी बराबर माइनस 1 अपॉन गामा डी पी बाई पी। एक स्टेप का प्रॉब्लम है, तो -1 अपॉन गामा डेल्टा पी बाई पी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन P1 टू अभी देखा है किसके लिए है? देखो ये किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए है। और स्टेडी फ्लो, फ्लो तो नहीं होगा। नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं, क्लोज के लिए। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम तो मतलब ओपन हो जाएगा ना, किसके लिए? केवल ये क्लोज के लिए है। फॉर क्लोज सिस्टम के लिए होता है PdV और ओपन के लिए होता है -VdP। तो ये किसके लिए है? क्लोज मतलब नॉन फ्लो, ओपन मतलब फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस। हीट सप्लाई मतलब dQ किसके बराबर है? dW के बराबर। किस केस में? क्लोज सिस्टम के केस में। क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ dQ बराबर du प्लस dW। अभी पीछे पीछे देखा था कि जब हीट एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाता है यानी du जीरो मतलब U कांस्टेंट, U कांस्टेंट मतलब T भी कांस्टेंट, क्योंकि आइडियल गैस में केवल आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an adiabatic process in a thermodynamic system is one in which there is, तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। अनलिमिटेड हीट ट्रांसफर, ना हीट ट्रांसफर नहीं होती। नो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर ना। एनर्जी ट्रांसफर लिखा, हीट ट्रांसफर अंतर है ना। नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम फॉर द सिस्टम बाउंड्री, ये सही है। नो एनर्जी चेंजेस, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एडियाबैटिक मतलब dQ बराबर 0, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas in a container A is a thermal equilibrium with another gas B is corresponding pressure, okay। a gas in a container A, तो मान लिया ये इसका प्रेशर वॉल्यूम है PA और VA, टेम्परेचर हो जाएगा TA, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि TA इक्वल टू क्या होगा? यानी कि TA इक्वल टू होगा TB, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है ना, ठीक है। और कंटेनर बी में है तो हो जाएगा PB और VB, ठीक है। तो विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भाई जब टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा? PV इक्वल, वैसे बॉयल्स लॉ से आप देखोगे तो P1 V1 बराबर P2 V2, अगर आप बॉयल्स लॉ फॉलो करो तो, ठीक है। अगर आप बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करना चाह रहे हो तो आप आइडियल गैस इक्वेशन पे आ जाओ, PV बराबर RT से। तो भी आप देखोगे कि अगर PV इक्वल टू RT में यदि T एक कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट, तो PV तब भी वही आ जाएगा आंसर। तो PAVA इक्वल टू PBVB, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, the two gases X and Y having the same temperature T, the same pressure P, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारे पास दो गैसेज हैं, एक दोनों का जो प्रेशर है वो P है, एक ये है, एक ये है। दोनों का P है, दोनों का वॉल्यूम V है, दोनों का टेम्परेचर T है, सब कुछ सेम है। उनको मिक्स कर दिया, मिक्स के बाद ही वॉल्यूम V है, मिक्स के बाद भी वॉल्यूम V ही है, तो क्या होगा प्रेशर पे प्रभाव? देखो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगी, कुछ ना तो हीट आ रही है ना तो हीट जा रही है ना तो कुछ एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे उतने ही एरिया में, अगर हम इसको देखें, उतने ही एरिया में जितने वॉल्यूम अभी में, जितने वॉल्यूम में अभी गैस के मॉलिक्यूल्स थे उतने मॉलिक्यूल्स और आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे तो जो भी प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी, क्लियर। वैसे ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें दो गैसेज हैं, गैस ए का प्रेशर PA है, गैस बी का प्रेशर PB है, तो नेट प्रेशर कितना होगा?
सारे पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है, तो भाई पी ए प्लस पी भी पी प्लस पी बराबर 2p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बहुत सिंपल है। ये कह रहा है पिस्टन इस तरह से ऊपर लटका हुआ है, पिस्टन का मास है 60 kg। ठीक है, वर्टिकल चुनाव ये सब सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं। एरिया दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर। The entire system placed in the vacuum chamber, temperature gas 70 degree. What is the pressure of the gas inside the cylinder? G बराबर इतना दिया हुआ। तो भाई देखो यहाँ पे प्रेशर है किस लिए है, ये नीचे आना चाहेगा और ये गैसेस नीचे आने नहीं देंगे, जो भी गैस के मॉलिक्यूल है वही प्रेशर होगा। इस पर कितना प्रेशर लग रहा है इस समय, सिंपल सी बात है, कितना प्रेशर लग रहा है जितना उसका वेट है, वेट बटे एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो वेट कितना है इसका, सिंपल हो जाएगा ना, mg/a। m कितना है 60, g 9.8, 0.04। ठीक है, अभी देखो, अब देखो यहाँ पे जब आप देखो अगर वैल्यूज दूर दूर हैं 0.7, 0.3, 1.47, बहुत दूर दूर वैल्यूज हैं। ठीक है, जब भी वैल्यू आपको दूर दूर मिले तो भी आप क्या करो, इसको हमेशा जी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो। भाई 9.8 दे रखा है, 10 ले लो, कितना हो जाएगा ये 60/600 बटे 4, और ये 2 जीरो ऊपर हो जाएंगे, 10 की पावर 100 ले लो यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 150 और 2 जीरो यहाँ से, सिंपल हो गया। 1 2 3 4 5, 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.15, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका बार, यानी 0.15 बार आ रहा है जब हमने जी 10 ले लिया है। जी जब 10 थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम कितना है इससे 0.147। देखो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है एग्जाम में, ये बात याद रखना। जब भी आप प्रैक्टिस करो सो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए कि जब आपको बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सके वो कैलकुलेशन। ठीक है, वरना घर पे तो हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं हो पाते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल सुनते ही टेम्परेचर कांस्टेंट है और आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट है, ये दोनों बातें तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए दिमाग में। अब पढ़ लो, द प्रेशर ऑफ द गैस द सिस्टम प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कह रहा है पी प्रोपोर्शनल टू वी होता है क्या, तो 1/v होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीज ना, थर्मल तो डिक्रीज करेगी नहीं। द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो, हीट की तो भाई एडियाबैटिक होती है, आइसोथर्मल थोड़ा होता है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, यही है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। तो द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स विल बी मैक्सिमम फॉर, स्पेसिफिक हीट का रेशियो मतलब Cp/Cv बराबर गामा, किसके लिए, अच्छा ये होता क्या, ये होता है 1+2/f। f क्या होता है, f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए f होता है 3, डाई के लिए 5, ट्राई और पॉली दोनों का मतलब एक है, क्योंकि डाई के बाद जितने मॉलिक्यूल हों, चाहे 3 हो चाहे 5 चाहे जितने, हम लोग उसे पॉली में काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो f जितना ज़्यादा होगा गामा उतना कम होगा। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए f की वैल्यू कितनी होगी 3, डाई के लिए 5, पॉली के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखोगे तो मोनो का गामा आ जाएगा 1.67, डाई का गामा आ जाएगा 1.4 और पॉली का गामा आ जाएगा 1.33। तो मैक्सिमम किसके लिए है भाई, मोनोटॉमिक गैस के लिए। नेक्स्ट रीजन ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इफ अल्कोहल एंड द मर्करी thermometer read exactly 0 degree centigrade at the ice point and 100 degree centigrade at the steam point, at the distance between the 2 points divided by 100 equal parts in the both thermometer, the two thermometer will give exactly the same reading at the 50 degree centigrade। ये कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसे बनाएं, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 100
और 100 सेम कर दें। इसमें अल्कोहल है और इसके अंदर मरकरी है, तो क्या 50 डिग्री पे सेम हाइट होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। तो इसके सिंपल सी बात है, तो ये तो भाई जो भी स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। टेम्परेचर स्केल आर आर्बिट्री, हाँ ये आप कह सकते हैं। अगर अगर टेम्परेचर स्केल आर्बिट्री नहीं होता तो फिर ये हमेशा सेम देता ना रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, दिस स्टेटमेंट इस मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये तो नहीं है। इफ टू सिस्टम आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे? दो ए और बी आपस में है, सी को उससे क्या मतलब, या सी होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते, गलत। टू सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, नॉट की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे, खत्म करो। when two systems are in thermal equilibrium with the third system, okay, they are in thermal equilibrium with each other। सही है। अगर ए सी से इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी से है, तो ए और बी भी आपस में होगा। ये ऑप्शन हमारे पास सही है, 17। नाउ 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर ठीक है, तो इसमें मैं पी और एन, और देखो यहाँ पे एन ये पॉलीटॉपिक वाला एन नहीं है, ये एन यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सारी वैल्यू मैच करानी है। भाई एडियाबैटिक के लिए कितना होता है? 1 2। देखो आप सभी ऐसे करते होगे एग्जाम में, हम कह रहे हैं ऐसे कभी मत करना। द बेस्ट वे टू डू दिस थिंग इज ए बी सी डी, लिख लो पहले जल्दी से। अब देखते जाओ। एडियाबैटिक 2, आइसोथर्मल 1 मतलब 3, कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है जब वी की पावर 0 हो, यानी कि 0, यानी सी का होता है 5, 2 3 5, 2 3 5, ए और बी में से कोई होगा। चौथा कांस्टेंट वॉल्यूम, जब एन की वैल्यू कितनी हो, इन्फानाइट 1 1, 23 51 बी। आप ऐसे अगर मैच कराते रहोगे ना, तब आपको ऑप्शन को रीड करने में दिक्कत होगी। ऐसे लिख लो बगल में, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, इन टू टेम्परेचर स्केल, ये वही सिमिलर टाइप का सवाल है। और देखो सिर्फ कितना चेंजेस करना, थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इन न्यू टेम्परेचर स्केल पी, टेम्परेचर स्केल बना लिया, पी है। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर एट द 180 एम। इतना देखो, बॉइलिंग कह रहा है कितने पे है, ये 100 पी पे है, और फ्रीजिंग कितने पे है, 300 पी पे है। तो अब ये मत सोचो कि हमेशा बढ़ेगा, भाई बॉइलिंग से वैल्यू देखो तो फ्रीजिंग की ज़्यादा है, यानी कि इसके लिए थोड़ी अजीब टाइप की है। देखो अगर आप मुझसे सवाल में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो मैंने पहले बताया ना, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था, स्ट्रेट लाइन, वो मानो कभी गलत नहीं होता। ये पी के बारे में कह रहा है, ठीक है। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ये पूछ रहा है कि द रीडिंग ऑफ 0 पी, कि जब पी की वैल्यू 0 होगी तब सी कितना होगा। तो सिंपल है यार। अब देखो जो अननोन है उसको वाई मान लिया करो। ये हो गया आपका y1, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया x2। ये x हमें पता है और y हमें पता करना है, सिंपल सॉल्व कर लो। y माइनस y1 0, y2 माइनस y1, y2 कितना 100, y1 कितना 0, x2 माइनस x1, x2 कितना 100, x1 कितना 300, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस x1, x कितना है 0 और x1 कितना है 300। सॉल्व कर लीजिए, तो y बराबर कितना हो गया 100 बटे माइनस 200, और यहाँ पे आएगा ये माइनस 300, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस खत्म, 200 300, 3/2, यानी कितना हो गया आंसर 150, ठीक है। y इक्वल टू 150।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ परफेक्ट गैस इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वॉल्यूम डबल यूजिंग इतना, ठीक है। ये कह रहा है भाई वॉल्यूम V1 से हुआ है V2 और V2 कितना है 2V1 के बराबर, ठीक है। तो बताना है कि ये 3 तरह से किया जा रहा है। तो विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर को हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना है, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब मिलेगा, फिर टेम्परेचर कब मिलेगा, फिर टेम्परेचर कब मिलेगा। वैसे तो ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, T बराबर 300 ले लीजिए और V2 बराबर 2V1 ले लीजिए। एक बार आइसोबारिक लगा दीजिए, एक बार एक बार आइसोथर्मल और एक बार एडियाबैटिक कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दैट। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। टाइम कम चाहिए ना एग्जाम में। PV, तो ये है हमारे पास V1 और ये है हमारे पास V2, ठीक है। डबल ट्रिपल 4 गुना जो भी कर दे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा साफ लिख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास यहाँ पे V1 और डबल हो गया ये हमारे पास यहाँ पे V2। PV एक्सेस है। शुरुआत हमने यहाँ से किया, आइसोबारिकली जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ कहीं पहुँचेंगे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया 1 के थ्रू, ठीक है। आइसोथर्मली जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये हो गया 2 के 3। एडियाबेटिकली जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एडियाबेटिकली थोड़ा और नीचे से जाएंगे, ये हो गया आपका 3। ये 3 स्टेट हैं आपके पास। टेम्परेचर बताना है, ये टेम्परेचर लाइंस होती हैं आइसोथर्मल वाली लाइंस, ठीक है। तो 1 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, फिर 2 का टेम्परेचर और सबसे कम किसका टेम्परेचर 3 का। अच्छा ये कैसे पहचाना, ओरिजिन पे आओगे 0 केल्विन पे, तो जैसे आप ओरिजिन की ओर बढ़ते जा रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज, तो ये सबसे हाई, ये मीडियम, 3 वाला सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो गया इसके अंदर हमारा 3 2 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना हमको, बढ़ते हुए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम 3, फिर 2, फिर 1, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बुक्स में इसका इसका सॉल्यूशन एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है, वो अप्रोच बहुत गलत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 21। ये भी आसानी है, जैसे कहा था आपको, आप ABCD सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है। मरकरी इन ग्लास वॉल्यूम के हिसाब से काम करता है। थर्मोकपल होता है हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज के हिसाब से काम करता है, यानी कि A का 3, B का 4। थर्मिस्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस C का 2। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में क्या होता है प्रॉपर्टी, प्रेशर होता है, यानी कि 4 का 1। 34 21 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर से वही है पीवी वाली ये पूरी बात है, इसमें वैल्यूज़ बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ABCD। आप खुद ऐसा करके देखना, ये अप्रोच ज़्यादा आसान होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बजाय ये मैच कराने वाले से। ए आइसोबारिक है, आइसोबारिक के लिए कितना होना चाहिए, एन की वैल्यू 0, ए का 1। बी कौन सा है, अच्छा इसमें कौन सा ये आइसोबारिक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है और ये आइसोकोरिक है, ठीक है। बी का हो जाएगा 1, यानी बी का 1 2। सी में गामा, सी का गामा 3। तो डी का इन्फिनिटी 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन। आइडियल गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर पे तब तक जब तक वॉल्यूम 3 ना हो जाए। अच्छा तो केल्विन में कितना, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ रहा है, V2 बराबर 3V1, तो टेम्परेचर भी 3 गुना बढ़ेगा, तो 300 से ही हो जाएगा 900 केल्विन। ओरल करना है, ठीक है।
900 केल्विन, 900 केल्विन यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर में दिया, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, तो 900 केल्विन माइनस 273 कितना हो गया 627। सीधे आंसर ऑप्शन नंबर बी 627। कुछ लोग तो सीधे 3 गुना करके 81 पे आ जाएंगे। भाई वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कौन सा होना चाहिए, केल्विन का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजन असर्शन है हमारे पास। एन एयर filled balloon released from the ground goes up till it reaches the certain elevation and floats in the air। ठीक है, तो ऊपर ऊपर उठता जाता है तब तक जब तक वो एलिवेशन को पाता है। उसके बाद जब डेंसिटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, उसका वेट और इक्वल्स काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाता है। ठीक है, होता है, हम सभी देखते हैं बचपन में, एक बार गुब्बारा हाथ से छूटा तो फिर तो वो ऊपर ही जाता था सीधे। With increase in the elevation, the temperature of the atmospheric air increase, so that the density decrease। अच्छा, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी घट जाती है, ऐसा होता है क्या? ये डेंसिटी तो घटती है हाइट बढ़ने पे, वो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि अब जो ए है वो सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एन इंसुलेटेड कंटेनर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बना लो एक कंटेनर, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। साफ साफ देखो क्या लिखा है, इंसुलेटेड, मतलब यहाँ से कोई भी हीट एनर्जी के ट्रांसफर की संभावना नहीं है, ना हीट अंदर जाएगी ना हीट बाहर जाएगी। वाइल एक contains a mass of gas at P pressure T टेम्परेचर। ये पार्ट ए है जहाँ पे प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, और B इवेक्यूएटेड है, B के अंदर खाली है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा देखते हैं, ए बी, यहाँ पे टेम्परेचर T, प्रेशर P, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस नहीं है। डायग्राम इज पंचर्ड एंड द गैस इन ए रेसिस्ट टू द गैस बी। अच्छा, इसमें छेद हो गया तो गैस ये ए के बी में भाग जाएगी, इसको क्या बोलोगे? अब देखो, इंसुलेटेड दिमाग में आते ही कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है भैया, एडियाबेटिक टिक कर दो, दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और दोनों ही चीजें सिस्टम के अंदर हैं, तो इस बाउंड्री से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इवेक्यूएटेड मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, और जब यहाँ से गैस यहाँ पे भागेगी तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है फ्री एक्सपेंशन की परिभाषा ही क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, यानी कि क्या हो रहा है, ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट 1 है, नेगेटिव टेम्परेचर आर इम्पॉसिबल ऑन द केल्विन स्केल। बात सही है भाई, नेगेटिव टेम्परेचर स्केल कभी भी केल्विन में नहीं होती। द केल्विन इज अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। भाई बात तो ये भी सही है, लेकिन क्या दोनों का लिंक है आपस में? सोच के देखिए, अगर आप देखें इसको तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, दोनों बातें सही तो हैं। अब भाई नेगेटिव क्यों नहीं जाता, वो क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक स्केल है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन आपस में इनका कोई एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तीन स्टेटमेंट है। और टेम्परेचर स्केल डिफाइंस इन द टर्म्स ऑफ द सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एम्पेरिकल स्केल। नहीं, उससे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल पे होता है, वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होती है, उसके बेसिस पे होता है। ठीक, द केल्विन टेम्परेचर स्केल हैज़ बीन डिफाइंड विद द रिलेवेंस ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ सही है, 1 केल्विन की डेफिनेशन लोगों ने लास्ट टेस्ट में पूछा हुआ है, वहीं से आता है ना कि ट्रिपल पॉइंट हो गया 0.01 सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में हो गया 273.16, और यहीं से 1 केल्विन की डेफिनेशन बनती है 1/273
0.16 पार्ट ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 केल्विन, तो यानी ये तो सही है। द आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द थर्मोमेट्रिक मटेरियल। हाँ, ये तो बात ठीक है। अगर आइडियल गैस है, अब वो जो भी लॉ फॉलो कर रही होगी वो टेम्परेचर वहाँ तक जाएगा, ठीक है। आपको थर्मोमीटर की स्केल वो टेम्परेचर दिखाए ना दिखाए वो उस पर बाध्य नहीं होगा। यानी 2 1 3 सही है, 1 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो होते हैं थर्मोडायनेमिक, थर्मल क्या होता है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके में सारे आएंगे ठीक है, ये ट्रिक याद करने की। थर्मोडायनेमिक कब होता है, जब थर्मल भी हो, केमिकल भी हो और मैकेनिकल भी। 1 2 3 तीनों सही हैं, ठीक है। तो थर्मल को हम लोग कहते हैं कई बार टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, केमिकल को कई बार तो केमिकल इक्विलिब्रियम ही कहता है, हाँ। मैकेनिकल को कई बार हम लोग प्रेशर इक्विलिब्रियम नाम से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाता है प्रेशर इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्पॉट द ऑड वन आउट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वर्क। दो चीज़ें दिमाग में काम करती हैं, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, ये प्रेशर, इसको भगा दो, ये बाहर का आइटम है, ठीक है। ये पहली चीज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ काम करती है दिमाग में कि ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। मतलब इससे आप पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो, ये सारे सारे पॉइंट फंक्शन है। लेकिन ये क्या है, ये पाथ फंक्शन है। अब यही बात दिमाग में आपके आएगी कि यार अब एनर्जी और प्रेशर वाले के हिसाब से आंसर दें कि पाथ और पॉइंट के हिसाब से आंसर दें, ठीक है। देखो स्पेसिफिक एंथैल्पी उसका मात्रक तो उसकी यूनिट तो एनर्जी वाली होती है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ करते नहीं उस टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा सही है वो पॉइंट और पाथ फंक्शन वाला बेसिस हमारा ज़्यादा सही है। ये सारे पॉइंट फंक्शन है, ये वाला पाथ फंक्शन है, जबकि ये सारे कैसे हैं, ये सारे पॉइंट फंक्शन, ठीक है। इसलिए सी जो है वो ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन अ गिवन फिगर पीटी कर्व 3 आइसोकोरिक प्रोसेस आर शोन इन विच वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कौन सा वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो पीटी कर्व, कोई भी कर्व हो हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं उसका स्लोप का। तो पीटी कर्व का स्लोप होगा डीपी बाई डी, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग सभी जानते हैं पी बराबर सी टी। सी मतलब चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस से। तो हमारे पास होता है पी वी बराबर आर टी, ये तो कम से कम याद है ना सबको। अगर अगर ये भी नहीं याद तो भाई कुछ नहीं हो सकता, हमेशा यहीं से स्टार्ट कर दो आप। वी कह रहे हो कांस्टेंट है, आर तो बाई बर्थ बेचारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी पी इंटू वी बराबर आर इंटू डी टी। तो यहाँ से डी पी बाई डी टी कितना हो गया, आर बाई वी, डी पी बाई डी टी बराबर आर अपॉन वी, ठीक है। यही स्लोप है इसका। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप घटेगा, जब स्लोप घटेगा तो टेन थीटा भी घटेगा, तो थीटा भी घटेगा। यानी जो वॉल्यूम जितना बड़ा उसका थीटा उतना कम। तो जो V2 है इसका थीटा सबसे कम है, यानी इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट VT कर्व पर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन VT कर्व, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी बात किया प्रोसेस क्या है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, हमें चाहिए VT। अब VT के फॉर्म में इक्वेशन लिख लो, क्या होता है VT के फॉर्म में इक्वेशन हो जाता है T इंटू वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट कर दो स्लोप आ जाएगा। तो T इंटू गामा माइनस वन इंटू वी की पावर गामा माइनस टू इंटू डी वी प्लस वी की पावर गामा माइनस वन डी टी बराबर ज़ीरो, ठीक है।
यहाँ से देखो, इसको अगर डिवाइड में v लिख देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो देख लेते हैं। तो dv/dt कर दो, क्या बचा dv/dt, dv/dt, या dt उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा, ये v की पावर गामा माइनस 1, और नीचे बटे में क्या आएगा, यहाँ से t पहुँचेगा, गामा माइनस 1 पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा v की पावर गामा माइनस 1 या -1, -2 को -1 कर दें तो -1 यहाँ, -1 बटे और v जाएगा, वो v पर पहुँच जाएगा। तो ये v, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो स्लोप बचेगा केवल -v/t गामा -1। गामा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट -1 कांस्टेंट v/t, तो dv/dt बराबर -v/t। तो जब आपका ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, यानी स्लोप लगातार बदल रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है तो कर्व बनेगा, पहली बात, ठीक है। अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90 और 180 के बीच में। तो इसका एंगल स्लोप देखो, इसका एंगल ना, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये वॉल फॉलो करता है, एक ये अभी वाला रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे तो देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, आगे जाके कहीं पे फ्यूचर में, तो कभी भी ये पॉइंट नहीं मिल सकता जहाँ पे ये लाइन मतलब टेम्परेचर एक्सिस, मतलब क्या, वॉल्यूम जीरो हो और टेम्परेचर कुछ मौजूद हो, पॉसिबल है, नहीं है। ये लाइन मतलब टेम्परेचर जीरो तो वॉल्यूम भी जीरो होता है, F2 जीरो टेम्परेचर पे, यानी दो भी खत्म, केवल सही क्या बचा, कर्व नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट, ये 3 एडियाबैटिक प्रोसेस ऑन VT कर्व, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम से लिंक यहाँ पे नहीं है, ये मिस्टेक हो गया। तो ये बेसिकली 3 आइसोथर्मल टेम्परेचर्स हैं, हमें टेम्परेचर्स का ऑर्डर फाइंड करना है। ओरिजिन यहाँ पे है, जहाँ पे T बराबर 0, जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हम दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है T1, तो T1 सबसे बड़ा, उससे छोटा T3 और सबसे छोटा T2, ठीक। तो सो सबसे बड़ा जो है हमारे पास वो है T1, सबसे छोटा है T2, तो T2 से बड़ा T3, T3 से बड़ा T1, हाँ यही वाला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये भी सेम है जो अभी हमारा पिछले से पिछला क्वेश्चन था, P1, V1, P3, ये 3 आइसोबारिक लाइन है, VT TV कर्व है, VT नहीं TV कर्व है। तो भी शुरू कहाँ से करना है हमें, अच्छा विच इज द लीस्ट प्रेशर, ठीक है, VT कर्व है, अच्छा यहाँ पे TV कर्व है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइडियल गैस पे आओ, PV बराबर RT, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा dt/dv, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो। और क्या है हमारे पास कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो P dV बराबर R dt, और चाहिए dt/dv, तो dt/dv क्या हो जाएगा, dt/dv बराबर हो जाएगा P/R। बस जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे P/R भी बढ़ेगा, P/R मतलब स्लोप मतलब tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा यानी थीटा भी बढ़ेगा, यानी जो प्रेशर सबसे ज़्यादा उसका थीटा सबसे ज़्यादा, जो प्रेशर सबसे कम उसका थीटा सबसे कम। तो लीस्ट प्रेशर किसका होगा, जिसका थीटा भी लीस्ट होगा, यानी P3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which process required some amount of work for compression for both closed and open system। ओके, क्लोज और ओपन सिस्टम दोनों में वर्क डन किसके लिए सेम होता है कंप्रेशन में, आइसोथर्मल। ये तो प्रूफ भी किया था, याद भी करवाया था, लिखवाया भी था कि यही होता है। इस क्वेश्चन पूछने एक और तरीका है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसका दोनों एक्सिस पे घेरा गया एरिया बराबर होता है, आंसर यही आइसोथर्मल। हमेशा क्या होता है आंसर, P1V1 ln V2/V1, यही वर्डन आएगा चाहे सिस्टम ओपन हो चाहे क्लोज।
नेक्स्ट, एयर इज कंप्रेस इन द क्लोज कंटेनर एट एडियाबेटिकली रिक्वायर्ड, ठीक है, वर्क चाहिए हमें 200 किलो जूल, और सिस्टम कैसा है, क्लोज कंटेनर है, प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक, और एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ द सेम प्रोसेस फॉर द सेम गैस इज रिपीटेड इन ओपन सिस्टम देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क वुड बी, गैस मतलब यही है, मतलब एयर ही रहेगी, सिस्टम केवल क्या हो गया, क्लोज से, सिस्टम क्लोज से हो गया ओपन, तो आपको याद कराया था W ओपन बराबर गामा टाइम्स W क्लोज, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, W क्लोज 200, एयर का गामा 1.4 इंटू 200 कितना हो गया, 280, 280, क्लियर। तो यहाँ से अब तक हमारा सारा क्वेश्चंस खत्म हो गए, 35 क्वेश्चंस थे। आप सभी के लिए धन्यवाद। ईश्वर से कामना करेंगे कि ये कोरोना जैसी बीमारी जल्दी ख़त्म हो और जल्दी हम लोग आमने सामने भी मिल सकें। धन्यवाद आप सभी के लिए।